Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is resurrecting the extinct Tasmanian tiger. तो हम जानेंगे जो कहा गया है रिसरेक्ट करने की बात कही गई है एक्सटिंक्ट टास्मानियन टाइगर को. Scientists in the US and Australia have embarked on a $15 million project to resurrect the Thylacine or Tasmanian tiger, a marsupial that was extinct in 1930 using gene editing technology. जो साइंटिस्ट है यूएस और ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने ईयरमार्क किया है $15 मिलियन का प्रोजेक्ट को ताकि वो रिसरेक्ट कर सके थाईलेशियन या टास्मानियन टाइगर को, जो कि आपका एक मार्सुपल है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है 1930 पे. किस मदद से? तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इसको रिसरेक्ट करने की बात कही जा रही है. टास्मानियन टाइगर Thylacinus cynocephalus, the only animal in the Thylacinea family to survive in modern time, was a marsupial mammal that raises young one in a pouch. तो टास्मानियन टाइगर है जिसको कि हम थाइलेसिनस साइनोसेफेलस के नाम से भी जानते हैं. ये एक लौटा एनिमल है थाइलेसिन्टेया फैमिली का जो सरवाइव कर रहा है मॉडर्न टाइम में. ये एक मैर्सुपियल मैमल है जो कि रेस करता है यंग वंस को पाउच में. They were slow-paced carnivores that usually hunted alone or in pair at night. The sharply clawed animal had a dog-like head and ate kangaroo, other marsupials, small rodent and bird. ये जो है slow-paced carnivorous है जो कि यूजुअली हंट करते हैं अकेले या पेयर में नाइट के समय पे. ये शार्पली क्लॉड एनिमल होता है, डॉग के जैसा इनका हेड होता है. ये एट कैंगारूज, मार्सुपिलाई, स्मॉल रोडेंट और बर्ड को खाते हैं. ये जो एनिमल है वो टॉप में है फूड चेन के, इस कारण इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है बैलेंस करने में इकोसिस्टम को और उसके हैबिटेट को, रिमूव करके वीक एनिमल को और मेंटेन करके स्पीसीज के डाइवर्सिटी को. जो थाइलेसिनियन है वो एक लौटा एपेक्स प्रीडेटर है इकोसिस्टम का जिसका एब्सेंस इंपैक्ट कर रहा है टास्मेनियन डेविल को, जो कि ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुका है, जिसको सामना करना पड़ रहा है फेशियल ट्यूमर डिजीज का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैंडेमिक ट्रीटी. तो हम जानेंगे पैंडेमिक ट्रीटी के बारे में. WHO had established an intergovernmental negotiating body to draft and negotiate a pandemic treaty. WHO say it will be ready in the next 18 months and help prevent future global health disaster. WHO ने स्टैब्लिश किया है एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन बॉडी को जो तैयार करेगा, नेगोशिएट करेगा पैंडेमिक ट्रीटी को लेके. WHO का मानना है कि ये रेडी हो जाएगा नेक्स्ट 18 मंथ में और ये मदद करेगा प्रिवेंट करने में फ्यूचर ग्लोबल हेल्थ डिजीज को. पैंडेमिक ट्रीटी के बारे में हम जान ले. इन दिसंबर 2021 द हेल्थ असेंबली अडॉप्टेड अ डिसीजन टाइटल द वर्ल्ड टुगेदर एट इट्स सेकंड स्पेशल सेशन सिंस इट वाज फाउंडेड इन 1948. दिसंबर 2021 में हेल्थ असेंबली ने अडॉप्ट किया एक डिसीजन को जिसका टाइटल था दी वर्ल्ड टुगेदर. इसके सेकंड स्पेशल सेशन के दौरान जब से ये बना है 1948 से. Under the decision, the health organization established an intergovernmental negotiating body to draft and negotiate the content of the pandemic treaty in compliance with Article 19 of the WHO Constitution. और डिसीजन में जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने स्टैब्लिश किया एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी को INB को जो ड्राफ्ट करेगा, नेगोशिएट करेगा जो कंटेंट है पैंडेमिक ट्रीटी का, जो कंपाइल करेगा आर्टिकल 19 को WHO कॉन्स्टिट्यूशन का. The pandemic treaty is expected to cover aspects like data sharing and genome sequencing of emerging viruses and equitable distribution of vaccine and drugs and related research throughout the world. ये जो पैंडेमिक ट्रीटी है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कवर करेगा एस्पेक्ट को जैसे कि डाटा शेयर किया जाएगा, जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा एमर्जिंग वायरस का, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वैक्सीन और ड्रग्स को और रिलेटेड रिसर्च को पूरे विश्व में. जरूरत के ऊपर है इसका. तो सॉल्यूशन टू द कोविड-19 पैंडेमिक हैव सीन एन इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन सो फार विथ पुअरर कंट्रीज एट द मर्सी ऑफ अदर टू रिसीव प्रिवेंटिव मेडिकेशन. तो सॉल्यूशन है कोविड-19 पैंडेमिक का, इसमें देखा गया है कि इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वैक्सीन का अभी तक. जो पुअरर कंट्री है वो मर्सी पे है दूसरे के रिसीव करने के लिए प्रिवेंटिव मेडिकेशन को. मोस्ट कंट्री हैव फॉलोड द मी फर्स्ट अप्रोच विच इज नॉट एन इफेक्टिव वे टू डील विद ग्लोबल पैंडेमिक. और ज्यादातर कंट्री जो है वो फॉलो कर रहा है मी फर्स्ट अप्रोच को जो कि एक इफेक्टिव वे नहीं है डील करने के लिए ग्लोबल पैंडेमिक को. लेकिन अगर इंडिया ने वैक्सीन डेवलप नहीं किया होता तो ये वाला उनको थॉट नहीं आया होता. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल टैक्स डील. तो हम जानेंगे ग्लोबल टैक्स डील के बारे में. India and other countries of the G24 grouping have objected to the proposal that they can levy any future digital service tax similar to an equalization levy. इंडिया और जो दूसरी कंट्री है G24 ग्रुपिंग की उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है जो प्रपोजल है जिसमें कहा गया है कि वो जो है नहीं लिवाई करेंगे कोई भी फ्यूचर डिजिटल सर्विस टैक्स को जो कि सिमिलर होगा इक्वलाइजेशन लिवाई के जैसा. तो हम समझेंगे इसके बैकग्राउंड को. In order to streamline the global governance of digital companies such as Google and Facebook, a global tax deal under OECD two-pillar plan was agreed upon in 2021, including by India.
स्ट्रीमलाइन करने के लिए ग्लोबल गवर्नेंस को डिजिटल कंपनी जैसे कि गूगल और फेसबुक का एक ग्लोबल टैक्स डील जो है ओईसीडी के जो पिलर प्लान के अंतर्गत एग्री किया गया था 2021 में, जिसको इंडिया ने भी माना था। ये जो 2 पिलर क्या, पहले हम इसको समझते हैं। अंडर पिलर 1, ऑल मल्टीनेशनल इंटरप्राइज विद टर्नओवर ओवर 20 बिलियन यूरो एंड प्रॉफिट ऑफ ओवर 10% will have to relocate part of their profit to the place where they sell their product। जो सारे मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस होंगे जिनका टर्नओवर जो है वो 20 बिलियन यूरो का होगा या प्रॉफिट उनका 10% से अगर अधिक होगा, तो उनको रिलोकेट करना होगा अपने प्रॉफिट को, जहां से वो सेल करे अपने प्रोडक्ट को, उस तरफ। पिलर 2 के अंतर्गत ऑल इंटरप्राइजेस विथ रेवेन्यू ओवर 750 मिलियन यूरो विल हैव टू गिव अ मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स ऑफ 15%। इट विल ब्रिंग इन ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2023। और जो सारे इंटरप्राइजेस होंगे जिनका रेवेन्यू जो है 750 मिलियन यूरो के आसपास होगा, उनको मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स देना होगा 15% का। ये क्या करेगा, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स को इम्प्लीमेंट करेगा 2023 से। इक्वलाइजेशन लीवाई होता क्या है? Equalization levy is a direct tax of 6% introduced in India in 2016 to tax foreign firms such as Google and Facebook with no permanent establishment in India but profit from it. It was reaffirmed in Finance Act 2020 and expanded to include non-resident e-commerce operators such as Amazon by a new levy of 2% digital service tax। जो इक्वलाइजेशन लिवाई है ये एक डायरेक्ट टैक्स है 6% का, जो कि लगाया गया था इंडिया के द्वारा 2016 में, ताकि टैक्स किया जा सके फॉरेन फर्म को, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, जिसका अब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है भारत में भी है और उनका प्रॉफिट भी यहाँ से हो रहा है। यदि अफर्म किया गया फाइनेंस एक्ट 2020 में और एक्सपेंड किया गया इसमें कि इंक्लूड किया जाएगा नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी, जैसे कि अमेजन हो गया, जिसमें न्यू लेवाई लगाया गया 2% का डिजिटल सर्विस टैक्स के तौर पे। ये डिजिटल टैक्स स्कीम है क्या? गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल 2020-21 में इम्पोज किया था 2% डिजिटल सर्विस टैक्स ट्रेड और सर्विसेज के ऊपर फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी के लिए, जैसे कि अमेजन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, जिसको ऑन किया वॉलमार्ट, जिसने ऑन किया फ्लिपकार्ट को, और अदर जिनका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ व उससे अधिक का है। ग्रुप ऑफ 24 के बारे में हम जान लें। It was established in 1971 as a chapter of Group of 77 of developing country in order to coordinate on the monetary and development issue। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1971 में, एक जो चैप्टर था ग्रुप ऑफ 77 डेवलपिंग कंट्री का, उनमें से, ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके और मॉनिटरी कर सके डेवलपमेंटल इश्यू को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। तो हम जानेंगे जो हिस्टोरिकल और कल्चरल कनेक्शन है भारत और थाईलैंड के बीच में, इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। एज ए पार्ट ऑफ इट विजिट टू थाईलैंड फॉर द 9th इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन मीटिंग, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर विजिटेड ए टेम्पल इन बैंकॉक। जो भी विजिट किए हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर टेम्पल को बैंकॉक का। ये इंडिया का 9th थाईलैंड इंडिया जॉइंट कमीशन मीटिंग हुआ है। ये न्यूज में क्यों आया? द टेम्पल इज द रॉयल ब्राह्मीण ऑफिस ऑफ द थाई रॉयल कोर्ट एंड इज द ऑफिशियल सेंटर ऑफ हिंदुइज्म इन थाईलैंड। ये जो टेम्पल है रॉयल ब्राह्मीण ऑफिस ऑफ द थाई रॉयल कोर्ट, ये ऑफिशियल सेंटर है हिंदुइज्म का थाईलैंड में। ये हाईलाइट कर रहा है जो लॉन्ग हिस्ट्री है कल्चरल कॉन्टैक्ट का इंडिया और थाईलैंड के बीच में। मेकिंग ऑफ ग्रेटर इंडिया इन साउथ ईस्ट एशिया, बनाना ग्रेटर इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया पे, तो हम समझेंगे इसके बारे में। इंडिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया रीजन शेयर ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंड कमर्शियल रिलेशन। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया रीजन जो है वो शेयर करता है एक लंबा हिस्ट्री कल्चरल और कमर्शियल रिलेशन का। द क्लासिकल संस्कृत एंड पाली टेक्स्ट फ्रॉम इंडिया कैरी रेफरेंस ऑफ द रीजन यूजिंग वेरियस नेम such as Katakosa, Swarnabhumi, the land of gold, or Swarndip, the golden island, indicating that this was a region that attracted Indian merchants। ये जो क्लासिकल संस्कृत या पाली टेक्स्ट है इंडिया का, वो कैरी करता है रेफरेंस को रीजन का, जिसमें बहुत सारा नाम का उपयोग हुआ है, जैसे कथाकोश, स्वर्ण भूमि, लैंड ऑफ गॉड, स्वर्णद्वीप, द गोल्डन आइलैंड। ये बता रहा है कि ये रीजन जो है ये अट्रैक्ट करता था इंडियन मर्चेंट को। ट्रेड जो है स्पाइस, एरोमेटिक वुड और मोस्टली इंपॉर्टेंट गोल्ड का, वो काफी फ्लोरिश कर रहा था। मोर रिसेंट टाइम में यूरोपियन और इंडियन स्कॉलर जो थे वो रिफर कर रहे थे साउथ ईस्ट एशिया को फार्दर इंडिया, ग्रेटर इंडिया या हिंदुआइज या इंडियनाइज स्टेट के तौर पे। व्हाट वन मीन बाय फार्दर इंडिया, क्या मतलब हम समझते हैं फार्दर इंडिया से? द फर्स्ट पर्सन टू डू एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडियनाइजेशन इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री वाज अ फ्रेंच स्कॉलर नेम जॉल्स कोट। जो पहले पर्सन थे जिन्होंने इन डेप्थ स्टडी किया था जो प्रोसेस था इंडियनाइजेशन का साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, वो फ्रेंच स्कॉलर थे जिनका नाम जॉल्स कोट था। उन्होंने कॉइन किया था इस टर्म को फार्दर इंडिया का, जो कि रिफर करता है वैसे स्टेट के लिए जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं सिविलाइजिंग एक्टिविटी को भारत का। ज्योग्राफिकली ये रिफर किया गया था वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड,
म्यांमार और मलाई स्टेट के लिए फादर इंडिया का जो टर्म था। The Sanskrit, Buddhist and Jain texts indicate that interaction between the two regions go back more than 2000 years ago, mainly through sea voyages and the trade played an important role. और जो संस्कृत, बुद्धिस्ट या जैन टेक्स्ट था ये बता रहा था कि जो इंटरेक्शन था इन दोनों रीजन के बीच में वो मोर देन 2000 ईयर एगो का है और ये ज्यादातर आपका सी के माध्यम से होता था। ट्रेड जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये जो है कंपनीट किया गया ब्राह्मण प्रीस्ट के द्वारा, बुद्धिस्ट मंक, स्कॉलर, एडवेंचर के द्वारा। इन सब ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है ट्रांसमिट करने में इंडियन कल्चर को नेटिव साउथ ईस्ट एशिया तक। कुछ जो मर्चेंट और ब्राह्मण प्रिंस थे वो उन्होंने मैरी किया था लोकल गर्ल्स के साथ और वो ओपन एम्प्लॉयड भी थे लोकल रूलर्स में। लिमिटेशन ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस, जो लिमिटेशन है इंडियन इन्फ्लुएंस का, तो इंडिया का जो एक्सपेंशन है साउथ ईस्ट एशिया में इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते यूरोपियन कॉलोनाइजेशन से, क्योंकि इंडियन जो थे वो पूरी तरीके से स्ट्रेंजर नहीं थे पॉपुलेशन के लिए साउथ ईस्ट एशिया के, और वो प्री एग्जिस्टिंग ट्रेड रिलेशन था हमारा। अर्ली 20th सेंचुरी पे जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे भारत के उनको फ्रिक्वेंटली रिफर किया गया था एंशियंट इंडियन किंगडम के तौर पर। साउथ ईस्ट एशिया जो था उसका कॉलोनी था। Historian R.C. Majumdar noted that Hindu colonies brought with them the whole framework of their culture and civilization. और हिस्टोरियन R.C. मजूमदार नोट करते हैं कि जो हिंदू कॉलोनीज थे वो अपने साथ पूरा फ्रेमवर्क जो था कल्चर और सिविलाइजेशन का उसको लेके चलते थे। ये ट्रांसप्लांट किया गया है कि इंटायरली जो पीपल थे वो एमर्ज नहीं हुआ है प्रिमिटिव बार्बरिज्म से, और रिसेंटली जो कॉलोनाइजेशन थ्योरी है उसको रिजेक्ट कर दिया गया इस ग्राउंड में। ये बहुत कम एविडेंस मिलता है कॉन्क्वेस्ट को लेकर और डायरेक्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का एंशियंट साउथ ईस्ट एशियन किंगडम में। जो विजिबल कल्चर इन्फ्लुएंस है तो पहला इंडियन किंगडम जो कि साउथ ईस्ट एशिया में आया था वो फुनान था, जिसके प्रेडेसर मॉडर्न काम्बोडिया, लिन यिन साउथर्न वियतनाम, दोनों ही जो है वो 2nd सेंचुरी सी के है। कॉन्टेम्पररी साउथ एशियन सोसाइटी जो है वो कैरी करते हैं बहुत सारे पीसेस को एविडेंस का, कल्चरल इम्पैक्ट का इनके इंट्रैक्शन के साथ। बहुत सारा लोकल लैंग्वेज जो इस रीजन का जैसे कि थाई, मलाई, जावेनिस ये सब कंटेन करते हैं संस्कृत वर्ड, पाली वर्ड और द्रविडियन ओरिजिन को, जो कि सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में इसको दर्शाता है। जो थाई लैंग्वेज है वो लिखा जाता है स्क्रिप्ट में, जिसको डिराइव किया गया है साउथर्न इंडियन पल्लवन अल्फाबेट से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया में वो फील्ड है रिलीजन का, जैसे कि शैविज्म हो गया, वैष्णविज्म हो गया, थेरावाद बुद्धिज्म हो गया, महायान बुद्धिज्म हो गया, और बाद का जो सिनालीज बुद्धिज्म था ये सब प्रैक्टिस किया जाता है इस रीजन पे। जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन और आइडिया है, स्पेशली जो कॉन्सेप्ट है डिवाइन अथॉरिटी और किंगशिप का, वो लार्जली शेप्ड है इंडियन प्रैक्टिसेस से। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका थाई किंग को कंसीडर किया जाता है कि वो इनकारनेशन है विष्णु के। जो एपिसोड है रामायण और महाभारत का ये रेगुलरली फीचर किया जाता है पपेट शो के तौर पर थिएटर इवेंट पे। और आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट जैसे कि बोरबुडुर स्तूपा हो गया दावा का, अंकोर वाट टेम्पल हो गया कंबोडिया का, माइसन टेम्पल हो गया वियतनाम का, ये सब कुछ बेस्ट एग्जांपल है इंडिया के इन्फ्लुएंस का इस रीजन पे। इंडिया रिलीजियस लिंक जो है थाईलैंड थे, तो अर्ली सेंचुरी पे जो कॉमन इरा था थाईलैंड, जो कि हिस्टोरिकली जिसको हम सियाम के नाम से भी जानते हैं, वो फुनान एम्पायर के अंदर था। डिक्लाइन जैसे जैसे फुनान एम्पायर का हुआ 6th सेंचुरी पे, तो उसकी रूल जो था बुद्धिस्ट किंगडम ऑफ डायवर्सिटी का वहां पे हुआ। 10th सेंचुरी पे ये जो रीजन था वो खेमर रूल के अंतर्गत आया, जिसको हम लिंक जिनका इंडिया के साथ था। एक तमिल इंस्क्रिप्शन जो कि पाया गया था टकुआ पा टेस्टिफाई करता है ट्रेड लिंक को पल्लव रीजन ऑफ साउथ इंडिया और साउथर्न थाईलैंड के बीच में। एक मर्केंटाइल कॉर्पोरेशन जो था साउथ इंडियन का, जिसको कि हम मणिक्रमम भी कहते हैं, इसको इस्टेब्लिश किया गया था सेटलमेंट के लिए यहाँ पे, और बिल्ड किया गया था खुद के टेम्पल टैंक को, जो कि रह रहे थे सेल्फ कॉन्टेंट कॉलोनी पे। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है नोट करना कि जो ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म है वो एग्जिस्ट कर रहे थे साथ साथ थाईलैंड में प्री सुकोटोई पीरियड में 13th सेंचुरी पे। जो कल्ट है रामा का, जो रामायणा है ये जाना जाता है थाईलैंड में रामाकृति ग्लोरी ऑफ राम के तौर पे और रामाकैन अकाउंट ऑफ राम के तौर पे। ये बताता है जो आउटलेट है कल्चर एक्सप्रेशन का थाईलैंड का, दोनों ही अलाइट और कॉमन मैन के लिए। जो एपिसोड है एपिक का, उनको पेंट किया गया वॉल में बुद्धिस्ट टेम्पल का, और इनेक्ट किया जाता है ड्रामास बैलेट इनके ऊपर। कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है स्टोरी को लेकर रामा का थाईलैंड पे, लेकिन कुछ जो टाउन्स है इस कंट्री पे वहां पे लीजेंड जो कि रिलेटेड है राम के लाइफ से उनको कनेक्ट किया जाता है इंस्टेंट के तौर पे। जैसे कि अयोध्या तो है सेंट्रल आइलैंड का, जो कि एमर्ज हुआ था 10th सेंचुरी सी पे। ये डिराइव करा गया है अयोध्या बर्थ प्लेस ऑफ रामा का। देसाई जो कि लिखा जाता है 17th सेंचुरी के बाद से। बहुत सारे थाई किंग एज्यूम करते हैं कि जो टाइटल रामा है वो हेरिडेटरी है प्रेजेंट डायनेसिटी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 पीआईबी के न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जानेंगे हम एक्सरसाइज विनबैक्स के बारे में। वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 कंक्लूडेड एट चांदी मंदिर हरियाणा।
कि आपका कहाँ पे हुआ है, किस कंट्री के बीच में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा नाम बता रहा है विनवेक्स, तो ये आपका वियतनाम और इंडिया के बीच का बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज था विनवेक्स, जो कि आपका 2022 का चांदी मंदिर हरियाणा पे हुआ है। ये एक्सरसाइज आपका कमेंस हुआ 1 अगस्त को और ये फोकस कर रहा था डिप्लॉयमेंट के ऊपर आर्मी इंजीनियर और मेडिकल टीम को लेके यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में। एम क्या है इसका? It aims to strengthen mutual confidence and interoperability and enable sharing of best practices between Indian Army and Vietnam People Army. इसका मकसद था कि ये स्ट्रेंथन करे म्यूचुअल कॉन्फिडेंस को, इंटरऑपरेबिलिटी को और इनेबल करे शेयरिंग को, बेस्ट प्रैक्टिसेस का इंडियन आर्मी और वियतनाम पीपल आर्मी के बीच में। इट वाज द फर्स्ट टाइम एवर दैट वियतनाम पीपल आर्मी आज अंडरटेकिंग अ फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज विद एनी फॉरेन आर्मी, और ये पहला बार है कि जो वियतनाम पीपल आर्मी है वो फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहा है किसी फॉरेन आर्मी के साथ। इस कारण भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.